नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत आभार, क्योंकि अपनी जो YouTube फैमिली है वो 5000 पूरी आज हो चुकी है। आशा करता हूँ आपका सहयोग और आपका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहेगा और ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जल्द ही आशा करता हूँ कि हम 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित विज्ञान विषय का जो पेपर है, परी कलाम कोचिंग ने जो करवाया है रीट मुख्य परीक्षा के लिए, उसके विस्तारपूर्वक हल को लेकर। तो आप सभी को पता है कि मैंने सारे पेपर है वो विस्तारपूर्वक हल के साथ करवाए गणित विज्ञान विषय के लिए। लेकिन आप सबसे मेरे एक शिकायत है कि सभी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, आप में से बहुत कम सब्सक्राइबर आ रहे हो और आपके लिए ये पेपर आपको कोई नहीं दे रहा। मैं पूरे क्वेश्चन आपके लिए, मैथ के क्वेश्चन सभी के सभी मैं हल करवा रहा हूँ। हर पेपर में मैंने करवाए, विस्तारपूर्वक हल करवाए। तो मैं आप चाहता हूँ आप सबसे रिक्वेस्ट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम कि चार कार ए बी सी डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, इनकी दूरी समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए सही कथन चुनिए। तो चार कार हैं जो ए बी और सी डी एक समतल कार जो सड़क है उस पर गति कर रही हैं। तो इनके मध्य दूरी समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए और इसमें सही कथन हमें बताना है। तो कार ए की चाल डी से अधिक है, तो जो कार ए है इसकी जो चाल है वो डी से अधिक है क्या? सही कथन हमें बताना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो ये तो कम है और ये ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में कार बी सबसे धीमी है, बिल्कुल ये सही है, ये तो समय और ये दूरी, और ये बी की चाल क्या है? सबसे कम है, तो ये तो सही हो जाएगा। और इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखें, तो इसमें से एक हमें बताना है, तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी सेब पर आरोपित बल का परिणाम F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल परिणाम F2 है, तो देखिए कोई सेब है जो वृक्ष से पृथ्वी पर गिरता है और पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, यह आपको पता ही है। तो यदि पृथ्वी सेब पर आरोपित बल का परिणाम F1 है और सेब द्वारा पृथ्वी पर जो आरोपित बल लगेगा वो क्या F2 है, तो हमें बताना कि आगे कौन सी जो कथन है वो हमें सही हो जाएगा। तो देखिए F1 है वो F2 के क्या होंगे? बराबर होंगे। F1 और F2 दोनों क्या होंगे कि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल और सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल दोनों क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे, तो ये डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं, मैंने इस बार पिक्चर मोड पे ही लिया है क्योंकि हमेशा आपकी शिकायत आती है कि जो क्वालिटी है वो बहुत कम होती है। तो देखिए हो जाती है, लो जो पीडीएफ वगैरह बनाते हैं, तो किसी मोटर की शक्ति 2 किलोवाट है, यह पंप प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है? दिया है कि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कोई भी मोटर है उसकी शक्ति है 2 किलोवाट और पंप है वो प्रति मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक जल क्या कर सकता है? उठा सकता है। तो हमसे पूछा है कि ऊंचाई तक उठा सकता है तो कितना जल हमें उठा देगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए 2 किलोवाट शक्ति है, प्रति मिनट कितना जल है वो उठाएगा, 10 मीटर तक की ऊंचाई तक ये उठा सकता है। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से फिर जोर से दबाया गया, दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि। कोई यांत्रिक पियानो है उसमें किसी कुंजी को पहले धीरे दबाया और फिर जोर से दबाया, तो दूसरी बार उत्पन्न जो ध्वनि है वो पहले की तुलना में क्या परिणाम है उसको में अलग देखने को मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे कि पहली ध्वनि से प्रबल होगी परंतु इसका तारतम्य भिन्न होगा। तो जब भी हम कोई भी पियानो में जब भी कोई कुंजी दबाएंगे, पहले धीरे दबाएंगे फिर जोर से दबाएंगे, तो जो जोर से हमने जोर से दबाई है वो क्या होगी? ध्वनि उसकी प्रबल होगी, लेकिन उसका तारतम्य क्या होगा? भिन्न होगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होगी। कोई भी विद्युत बल्ब जो है उसका फिलामेंट 1 एम्पियर की धारा ली जाती है। कोई भी जो बल्ब है उसमें फिलामेंट लगा वो कितनी धारा ले रहा है? 1 एम्पियर की। और फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग हमसे पूछिए कि कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी? 10 की घातांक 20 है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बन जाएगी। उसके बाद हम बात करें 86 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार से पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो स्थित है। तो देखो कोई भी जो कागज के तल पर स्थित किसी क्षैतिज तार से पूर्व से पश्चिम की ओर कोई क्या हो रही है? नियत धारा है वो प्रवाहित हो रही है। धारा का प्रवाह का क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, और नियत रूप से यह क्या कर रही है? प्रवाह कर रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर हो, तो बताओ उस बिंदु पर होगी जो स्थित है। तो कहां पर स्थित होगी? 86 नंबर में, तो तार के ठीक नीचे है वो स्थित होगी। उसके बाद में हम बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की, कक्षा कक्ष में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो कोई भी विद्यार्थी है वो सबसे पीछे अगर कोई विद्यार्थी बैठा है तो श्यामपट्ट पर वो नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन वह अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके नजदीक और बोर्ड क्या उससे दूर है। तो ये किस कारण से हो रहा है ये हमसे पूछा है। तो किस कारण से हो रहा है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, जिसके कारण दूर की वस्तु से दिखाई नहीं देती। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए किसी प्रतिबिंब तथा उसके बिंब के बीच 24 सेंटीमीटर की दूरी है। दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो कोई भी समतल दर्पण है और उससे बनाए गए जो प्रतिबिंब है और उसके बिंब की जो बीच की दूरी है वो क्या है? 24 सेंटीमीटर है। तो कोई भी आकृति है और उससे बनने वाली परछाई जो है उनके बीच की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो बताओ दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है वो कितनी होगी? ये हमसे पूछा 88 नंबर क्वेश्चन में। तो कितनी बन जाएगी? 12 सेंटीमीटर।
उसके बाद में हम बात करें 89 नंबर क्वेश्चन में, तो देखो हमें क्या बताया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि सत्य इनमें से कौन सा है। तो देखो, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती है। तो गहरे रंग की जो वस्तुएं हैं वो हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को कम करेगी या ज्यादा करेगी ना, तो ये तो गलत है। द्रव्य और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव्य और गैसों में ऊष्मा क्या होती है, संवहन द्वारा क्या हो जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। डॉक्टरी तापमापी में थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, पारे का उपयोग किया जाता है। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण है कि ऊन ऊष्मा रोधी है और इसके रेशों के बीच वायु फंस जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 2, 3 और 4 सही है, एक इसमें क्या हो जाएगा, गलत। कौन से ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं, कौन से ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल है वो पाए जाएंगे, तो कौन से में, शुक्र ग्रह पर। उसके बाद में हम बात करें 88 नंबर क्वेश्चन में कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए किसी प्रतिबिंब तथा उसके बिंब के बीच की, ये तो हो गया ना अपना। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रक्रम है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब भी सूर्य का प्रकाश है वो प्रिज्म से गुजरेगा तो क्या होगा, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रक्रम 2 है कि कुछ पदार्थ प्रकाश को अवशोषित करते हैं। प्रक्रम सी है कि पदार्थ की गंध में परिवर्तन होते हैं। और प्रक्रम डी है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमें विचार करना है इन पे कि इनमें से कौन सा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि क्या कर रहा है, ए में तो कर रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। और कुछ पदार्थ प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पदार्थ की गंध में परिवर्तन होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है कि जो देखो, एक तो ये कुछ पदार्थ प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, पदार्थ की गंध में परिवर्तन होते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। उसके बाद में देखो हमें सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखे द्रव्य में ठोस, ठोस में द्रव्य, द्रव्य में द्रव्य और द्रव्य में गैस, और सामने हमें दे रखे इनकी कंडीशन। तो देखो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखो द्रव्य में ठोस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, 92 नंबर क्वेश्चन में। तो 92 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसमें देखो द्रव्य में द्रव्य तो क्या बन जाएगा, ये शोल। द्रव्य में ठोस क्या बन जाएगा, जेल। द्रव्य में द्रव्य पायस, और द्रव्य में गैस फोम। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। द्रव्य में ठोस होगा शोल, द्रव्य में ठोस में द्रव्य जेल हो जाएगा, और द्रव्य में द्रव्य क्या बन जाएगा, पायस, और द्रव्य में गैस क्या बन जाएगा, फोम। और इसमें ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें, देखो क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। और अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तक सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो सत्य कथन में बताना कि इसमें कौन सा होगा। तो देखो अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करेगा, यह भी बिल्कुल गलत है। और यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ परिवर्तन नहीं करेगा, यह भी गलत है। और अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो, किसी परमाणु के nवें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग का मान कितना होगा। nवें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग का जो मान है वो हमसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 2h/पाई। इथाइल एल्कोहल को निम्न में से किस ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथीन का निर्माण होता है। इथाइल एल्कोहल को निम्न में से किस ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करें कि एथीन है वो प्राप्त हो जाए, तो किस पर करेंगे, 95 पर 443 केल्विन तापमान पर। निम्न में से किस एक अभिक्रिया से अपने मुख्य उत्पाद का उपयोग स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसे मुख्य उत्पाद का उपयोग है वो स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाएगा, तो कौन सा है, एस्टरीकरण। डोक पौधे की पत्ती की प्रकृति होती है, डोक पौधे की पत्ती की प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है डोक पौधे की पत्ती। उसके बाद में देखो, निम्न में से कौन सी एक अभिक्रिया मेटाथेसिस प्रकार की अभिक्रिया हमसे पूछे, तो कौन सी इसमें, Na2SO4 BaCl2 to NaCl BaSO4 जो है ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया, मेटाथेसिस प्रकार की अभिक्रिया है। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणुओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछे कितनी हो जाएगी, 24.088 × 10⁻23। प्रकृति में क्लोरीन के समस्थानिक Cl37 और Cl35 किस अनुपात में पाए जाते हैं, तो किस अनुपात में पाए जाएंगे, 1:3 में पाए जाएंगे। निम्न में से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। 101 में हमें सत्य विकल्प बताना है कि पादपों में स्थूल कोणात्मक एक आधारभूत ऊतक है जो लिग्नीकृत होने के कारण यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, बिल्कुल गलत है। नाशपाती का गुद्दा, एस्टिल फल व लेग्यूम पादपों के बीजों में कठोरता का कारण स्थूल कोणात्मक है, यह भी बिल्कुल गलत है। पादपों में जाइलम का अधिकांश भाग मर्द होता है और जाइलम वाहिनिका को छोड़कर, यह भी गलत है। उसके बाद में देखो कि पादपों की मोटाई व वार्षिक बल्यों की संख्या में वृद्धि मुख्यतया पार्श्व
वियोजक के कारण होती है, ये बिल्कुल इसमें सही बन जाएगा। उसके बाद में हम देखें 102 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो असम्मिलित विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो गिल्सन कैप्सूल है वो यकृत का आवरण है, और मिलेटोनिन हार्मोन थाइमस ग्रंथि, एड्रोजन हार्मोन वृषण की लैंडिक कोशिका, बिल्कुल सही है। और पोडोसाइट कोशिका है वो नेफ्रॉन में, पोडोसाइट कोशिका कहाँ पे, नेफ्रॉन में, बिल्कुल सही है। गिल्सन कैप्सूल के यकृत का आवरण, एड्रोजन हार्मोन वृषण की लैंडिक कोशिका, और पोडोसाइट कोशिका नेफ्रॉन में, और मिलेटोनिन हार्मोन है वो थाइमस ग्रंथि में नहीं। निम्न में से विटामिन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। विटामिन के संदर्भ में, विटामिन शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं जिनके पाचन के लिए विशेष एंजाइम उत्तरदायी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है विटामिन नहीं होते। टोकोफेरोल के अभाव में बांझपन हो सकता है, टोकोफेरोल के अभाव में बांझपन हो सकता है, बिल्कुल सही है। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से हो सकता है, ये भी सही है, लेकिन 1 नंबर है ये बिल्कुल भी गलत है और असत्य हमसे पूछा। उसके बाद में देखो 104 नंबर क्वेश्चन हम देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प रोग व रोग कारक से सम्मिलित नहीं है। तो रोग और रोग कारक से, तो सिफिलिस रोग होता है ट्रिपोनिमा पेलिडम जीवाणु से, बिल्कुल सही है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से, ये भी सही है। और हाइड्रोफोबिया होता है रिहेडोबो वायरस से, ये भी सही है। तो डेंगू है वो मिक्सो वायरस से नहीं होता है। उसके बाद में हम बात करें, देखो 5 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो हमें बताया कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो कथन ए दिया है कि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कथन बी है जल अपघटनी एंजाइम लाइसोसोम में भरे होते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। केंद्रिका प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का निर्माण मुख्य केंद्र होता है। तो देखो इसमें हमें असत्य कथन बताने हैं। तो देखो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो नहीं होता है। जल अपघटनी एंजाइम लाइसोसोम से भरे होते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये भी गलत है। और केंद्रिका प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का निर्माण मुख्य केंद्र में होता है, ये भी गलत है। तो इसमें सभी के सभी गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प ऑक्सी श्वसन के संदर्भ में असत्य है। तो ऑक्सी श्वसन के संदर्भ में असत्य हमें बताना है। तो यह बिना ऑक्सीजन के संभव है, बिल्कुल सही है। ऑक्सी श्वसन है बिना ऑक्सीजन के संभव होता है। इसमें अंतिम उत्पाद CO2 और H2O व अधिक ऊर्जा होते हैं, बिल्कुल सही है कि ऑक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद है वो CO2 H2O और अधिक ऊर्जा होते हैं। यह केवल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है तथा अंतिम उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड बनता है। तो बताओ ये भी सही है क्या। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 106 में क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। 107 में देखो हम देखते हैं, मानव का कौन सा भाग दृष्टि केंद्र ग्रहण केंद्र का नियमन करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो दृष्टि केंद्र ग्रहण केंद्र का नियमन है वो करता है। तो कौन सा करेगा इसमें 107 नंबर में, तो प्रमस्तिष्क। निम्न में से कौन सा हार्मोन मूत्र निर्माण के नियंत्रण से संबंधित है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मूत्र निर्माण के नियंत्रण से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, थाइमोसिन। इसके बाद में हम बात करें 109 में, सत्य विकल्प हमें चयन करना है 109 नंबर के अंदर। तो देखो भारत सरकार ने MTP को कानूनी स्वीकृति 1971 में दी, बिल्कुल सही है कि भारत सरकार ने MTP को कानूनी स्वीकृति वो 1971 में दी थी। सर्वप्रथम सहेली गर्भ निरोधक मुख्य पिल्स का निर्माण CDRI लखनऊ ने किया था। तो ये भी सही है, सहेली जो टेबलेट थी गर्भ निरोधक टेबलेट उसका निर्माण है वो CDRI लखनऊ ने किया था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन है, तो ये भी सही है। तो इसमें उपरोक्त कथन है वो सत्य हो जाएंगे। मनुष्य में आहार नाल के किन भागों में भोजन पाचन नहीं होता। मनुष्य में आहार नाल के किन भागों में भोजन का पाचन है तो वो नहीं होता है। तो कौन से में नहीं होता, गर्शनी ग्रासनाल मलाशय, गर्शनी ग्रासनाल और मलाशय में भोजन का पाचन है वो नहीं होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं देखो 111 नंबर क्वेश्चन से। तो अब आ जाते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं, और मैथ के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक है वो हल कर लेते हैं। तो यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n की स्क्वायर माइनस 1 सदैव किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो देखो इसमें n बराबर हम क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो n स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, और कोष्टक शुरू n स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस में 1। तो 4 इंटू में 4 में से 1 है 3, कितने हो गए 12, 12 किससे विभाजित होगा, 12 से। फिर हम बात करें n बराबर 3 रख ले। तो देखो n बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस में 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 9 इंटू 8, और क्या हो जाएगा 72, तो भी किससे विभक्त हो गया ये 12 से। तो ये जो n स्क्वायर है वो n स्क्वायर माइनस 1 है वो सदैव 12 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त वो हो जाएगा। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। 112 नंबर क्वेश्चन है देखो कि 5 अंकों 1 2 3 4 5 के प्रयोग से 5 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना जा सकती है जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है देखो, इसमें इजी सा क्वेश्चन है, एक चीज समझने वाली है आपको दे रखे देखो 1 2 3 और 4 और 5 ये संख्याएं दे रखी, और ये चीज हमको क्या कर रही है, इस क्वेश्चन को ना होने के लिए प्रेरित कर रही है कि 3 से विभक्त। हम सीधा तो बता देते कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती है,
इनका प्रयोग करके। लेकिन ये आ गया ना, तो देखो इस क्वेश्चन में इस 3 के विभक्त वाले चीज से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 3 का भाग कब जाता है? जब सभी संख्याओं का योग क्या बन जाए, उसमें अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए। तो देखो 3 3 6 4 10 और 5 15। तो बताओ इन संख्या को कैसे ही घुमा लो, चाहे आप योग तो इनका ही बनेगा ना, और हमेशा कितना बनेगा? 15 ही तो बनेगा ना। तो मतलब जितनी भी संख्याएं होगी, इन संख्याओं से जितनी संख्या बनेगी वो सब की सब क्या होंगी? 3 से विभाजित। तो सारी संख्याएं हमें निकाल लो। तो हम ऐसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं? कितनी संख्याएं? 5। तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है, बटा क्या निकालेंगे? देखो आर यहां पे निकाल लेंगे 4 फैक्टोरियल। उसके बाद में एन माइनस में सूत्र बता देता हूं, देखो मैं आपको पहले, क्योंकि सूत्र अगर नहीं बताऊंगा तो नहीं कर पाओगे। ये सूत्र होता है एन सी आर बराबर क्या होता है? एन फैक्टोरियल, ठीक है, बटा में आर फैक्टोरियल कोष्टक शुरू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। तो एन कितना है अपने पास? 5। कितना है? 5। और हमारे पास में आगे हम बात करें आर कितना हो जाएगा? अब हमें समझना है। देखो 5 संख्याएं 1 2 3 और 4 और 5। हमें एक चीज और कही है, देखो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो देखो शुरुआत वाली जब हम संख्या बनाएंगे तो 5 ही संख्या है ना, एक तो ये हो गई। उसके बाद में एक ही क्या करना है? रिपीट नहीं करना। दूसरी संख्या क्या बन जाएगी? 4 ही तो बचेंगे, रिपीट नहीं करना, तो फिर ये बन जाएगा। फिर तीसरी बार करेंगे तो ये बन जाएगा, चौथी बार करेंगे तो ये बन जाएगा, पांचवी बार करेंगे तो ये बन जाएगा। ये देखो इस प्रकार क्या करना है आप सभी को, इसको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है, और अपना क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। या आप सीधा भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सीधा भी कर सकते हो। अगर इतना ना करो ना तो देखो 5 फैक्टोरियल का मान आप ज्ञात कर लीजिए। तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × में 1, और क्या आ जाएगा? 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, और उत्तर भी क्या आ जाएगा अपना? 120। लेकिन तरीका वही होता है इसमें, ये वाला 5C1 प्लस में 4C1 प्लस में 3C1 फिर 2C1 प्लस में 1C1। इस प्रकार से आपको करना है। आप उत्तर निकालोगे तो आपके यही उत्तर आएंगे 120, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो हमें लिखा है कि निम्न में से असत्य कथन हमें क्या करना है? छांटना है कि प्रीमेय संख्या को प्रीमेय संख्या से गुणा करने पर सदैव प्रीमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। तो कोई भी प्रीमेय संख्या है उसको हम प्रीमेय संख्या से क्या करेंगे? गुणा करें, तो हमें क्या प्राप्त हो? प्रीमेय संख्या ही प्राप्त हो। तो बताओ ऐसा संभव है क्या? 113 नंबर क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं। तो देखो ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम प्रीमेय संख्या से गुणा करेंगे तो वो हमें वापस क्या मिलेगी? प्रीमेय संख्या ही मिलेगी। ये तो बिल्कुल सही है। प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अंत में इकाई अंक शून्य होगा। बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम अभाज्य संख्याएं शुरू करेंगे तो 2 3 5, तो बताओ 5 और 2 आ गया। इसका मतलब लास्ट में हमेशा इनका गुणनफल करेंगे तो बताओ 5 और 2 का गुणनफल हो जाएगा, तो 0 तो पक्का ही आएगा, चाहे कितना ही गुणनफल कर लेना, कितनी संख्या होगा। तो ये तो सही है। 1 से 100 तक कुल 8 अभाज्य संख्याओं के क्या होते हैं? युग्म होते हैं। तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और युग्म कब बनते हैं अभाज्य संख्याओं के? युग्म जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर कितना हो? 2 का हो। तो देखो 3 और 5, बताओ अंतर कितना है? 2 ही तो है। एक तो ये बन गया युग्म। 5 और 7, एक युग्म ये बन गया। उसके बाद में हम बात करें 11 और 13, उसके बाद में हम बात करें देखो 17 और 19, देखो ये युग्म बन रहे हैं ना। तो इस प्रकार से कैसे कितने युग्म बनते हैं? तो हमें बताया इसने कि 8 युग्म बनते हैं। तो बिल्कुल सही है, 8 ही युग्म बनते हैं। तो इसमें डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है। लेकिन बी वाला जो है ना, ए व बी दो असमान परिमेय संख्याएं हैं, तो ए बटा बी सदैव अपरिमेय होगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। 114 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। देखो हमें दे रखा है अंडर दी रूट 3 रूट 9 माइनस 3 रूट 8 और फिर कोष्टक 9 प्लस में 2 रूट 18। अब इसका हमें क्या बताना है? मान बताना। देखो इसमें एक छोटा सा लॉजिक है। देखो 3 रूट 9 माइनस 3 रूट 8 है ना, तो इसको तो ऐसे का ऐसा ही रख लो। ये इधर वाला है ना, देखो ऐसे 9 प्लस में 2 रूट जो 18 है ना, इसको आप फिर बदल कर लो। इसमें इसको तो 9 रख लो, प्लस में मैं इस 2 को क्या भेज दूं? अंदर भेज दूं, तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा ना। तो देखो 2 × 2, क्योंकि बाहर है अंदर जाएगा रूट में, तो डबल हो जाएगा ये। 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 × में 9, ये लो, ठीक है। अब बताओ मैं इस 9 को बाहर भेज दूं, तो देखो 9 प्लस में इस 9 को मैं बाहर भेजूंगा तो क्या चला जाएगा? 3 चला जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। तो अब देखो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में? अंदर बचेगा हमारे पास में 9 दूनी 18 ना, ये 2 ही बचा है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अंदर बच गया 8। ये हो गया अपने पास। अब देखो इस 9 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 3 रूट 3। क्यों लिख सकते हैं बताओ? ये 3 अंदर आएगा, ये 3 है, ये बाहर आएगा, या ये 3 अंदर जाएगा, तो कितना बन जाएगा हमारे पास में? देखो 3 × में 3 × में 3, यही तो बनेगा ना। देखो एक बार फिर कर लेते हैं हम। 9 प्लस में 2 रूट 18, ठीक है। अब देखो अब इसमें 9 को मैं लेना चाहूं, इस 9 को मैं हटाना चाहूं, तो देखो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? क्या मैं फेरबदल कर सकता हूं क्या इसमें? मैं इसकी जगह अगर मैं अंडर रूट में मान लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या? शायद मैं नहीं लिख पाऊंगा। इसमें चेंज मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद नहीं कर पाएंगे ना। तो देखो ये ऐसे ही रख लो, 9 प्लस में, अब ये 2 है, ये अंदर भेज दो, तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 × में 9, और ये 2 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4, ये लो।
अब इसमें से देखो इस 9 को हम बाहर भेजेंगे तो ये कितना जाएगा, 3 जाएगा ना, तो 9 प्लस में 3 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो बताओ ये इतना तो मिल गया ना अपने पास। अब देखो ये पहले वाला जो है ना, तो इसमें भी थोड़ा चेंज करना, देख लो ये याद रख लेना, प्लस में आया इनके चिन्ह, इसमें तो माइनस में और ये प्लस में। अब देखो अब ये 3 अंडर रूट 9 माइनस में 2, 3 अंडर रूट में 18 है। अब बताओ यहाँ पे ये 9 है, तो बताओ मैं बाहर ले आऊँ तो ये कितना बचेगा, केवल 3 ही तो बचेगा, तो 3 इंटू 3 माइनस में 3 अंडर रूट 18, ये लो। अब गुणा कर दो 9 माइनस में 3 रूट 18। अब देखो दो संख्याएं अपने पास आ गई, एक तो आ गई अपने पास 9 माइनस में 3 अंडर रूट 18 कोष्टक, और एक आ गई 9 प्लस में 3 अंडर रूट में 18, ये लो, और इसके लगाए अंडर रूट। अब इसको सरल करना है, क्या करना है, देखो a माइनस में b, a प्लस में b, मैथ के स्टूडेंट हो आप तो निश्चित रूप से आप कर लोगे। तो a माइनस में b और a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर। तो a कितना है हमारे पास 9 है, तो 9 का क्या जाएगा 81, माइनस में b स्क्वायर कितना है 3 रूट 18, तो 3 रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 18 को जब हमें स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 18। अब 18 को क्या कर दो 9 से गुणा कर देना, 18 आया था क्या, या 8 है, हाँ 8 आया था, 18 तो है नहीं ना, 8 सॉरी 8, तो 8 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 72, तो 81 में से क्या कर दो 72 निकाल दो और अपने पास उत्तर आ जाएगा 9। ठीक है, अब ये किस में है, अंडर रूट में है, क्योंकि हमने तो अंदर ही तो सोल्व किया ना, और बाहर निकालेंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3। बिल्कुल आप समझ गए होगे, इस प्रकार से करना है। उसके बाद में देखो यदि x की पावर क्या लिखा है इसमें, x की पावर 1/2 लिखा है या 3/2, देखो इसको सोल्व करना है कि x की पावर 1/2 बराबर में x की पावर क्या लिखा है, x की पावर 3/2, इस प्रकार से लिखा है क्या, देखो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको इसका उत्तर जरूर बता देता हूं, क्योंकि मैंने आंसर की में देखा था और इसके उत्तर को मैंने ये पसंद देखने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे को मिला नहीं था। तो इसमें उत्तर मैं आपको बता देता हूं, 9/4 उसमें दे रखा है, तो हम कोशिश करते हैं, देखो इसमें 1/2 तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए x की स्क्वायर 3/2, ये होना चाहिए शायद, और बराबर होना चाहिए x की पावर x 3 की 3/2, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। और इसका उत्तर कितना है 9/4 है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको घातांक करनी अगर आपने करी हो तो वो वाला क्वेश्चन है। इसमें x का जो मान हमसे पूछा है तो x का मान कितना आएगा 9/4 है। इसको तो सिंपल सा रखना है, आपको x की जगह मान रखना है, मान रखती आपका अगर दोनों मैच कर जाए ये बराबर में, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस में 5 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब भी दो द्विघात समीकरण जो भी आपको समीकरण दिए हो उनका अगर कोई हल नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब ये कंडीशन बनती है कि a बट्टा में b क्या बनती है, a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2 नोट इक्वस टू क्या होगा c1 बटा में c2, ये कंडीशन बनेगी आपको पता हो तो। यहाँ पे a1 b1 c1 क्या होते हैं, x की शुरुआत में वो तो हो जाएगा a1, तो a1 बन जाएगा हमारे पास में 4, b1 बन जाएगा 3, c बन जाएगा हमारे पास या c1 बन जाएगा 5, और a2 बन जाएगा 6, b2 बन जाएगा k, और c2 बन जाएगा कितना 7, माइनस में 7 और b2 माइनस में k। तो इस प्रकार से आपको समीकरण में हल रखना है। देखो a1 कितना है हमारे पास 4, a2 कितना है 6, बराबर में b1 कितना है हमारे पास में 3, और b2 कितना है माइनस में k। ठीक है, अब देखो इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है 116 नंबर क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, कर लोगे क्या, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने मैंने दे रखा है, तो आप हल करोगे तो देखो 2 और 3 बार कट जाएगा। अब देखो 2 के बराबर कितना आ जाएगा 9, और के बराबर क्या आ जाएगा 9/2, 9 में 2 का भाग दोगे तो कितने आएंगे 4.5 आएंगे, और वो भी किसके आएंगे माइनस के आएंगे, किसके आएंगे माइनस के ही तो आ रहे हैं ना, माइनस आ रहा था उत्तर, किसके आ रहे हैं माइनस के आ रहे हैं या प्लस के आ रहे हैं, हमने माइनस में देखा था या प्लस में देखा था, ये आपने देख रखा होगा, तो हमने किस में देखा ये माइनस में, क्यों क्योंकि के का मान हमारे पास में किस में है माइनस में है, तो हम उत्तर भी किस में लेंगे माइनस में लेंगे। उसके बाद में देखो अब देखो 117 नंबर क्वेश्चन है, वो काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं, लगभग तो मैं करवा दूंगा पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत ये रह जाए तो आप खुद कर लेना, क्योंकि मैं पूरा तरीका बता दूं। देखो इसमें क्या करना है, आपको भाग देके शेषफल का मान निकालना है। तो पहले तो हम ये वाला उठा लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा अपना भाग 3x की स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में 4b, भाग किसका देना है x प्लस 3 का, ये लो। तो भाग देंगे तो बताओ x प्लस 3 का भाग दे हम कि 3x की स्क्वायर आ जाए, तो क्या करेंगे हम 3x से भाग दे गुणा कर दें या भाग दें, तो देखो 3x को x से गुणा करेंगे तो 3x का स्क्वायर प्लस में 2ax है ना, तो इससे हमें मतलब नहीं है, 3x को 3 से गुणा करोगे तो 9x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस 3x की स्क्वायर से 3x की स्क्वायर कट गया, ऊपर बच गया 2ax, और इधर माइनस में 9x प्लस में 4b। अब देखो मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूं, x 2a माइनस में 9,
प्लस में 4b। अब बताओ मुझे मैं x हटा दूं, क्योंकि हमें a और b का मान चाहिए, तो x मुझे हटाना है, तो मैं इसको किससे और गुणा कर दूं, तो 2a माइनस में 9 से और आप गुणा कर लो। तो 2a माइनस 9 से गुणा करोगे तो x से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू 2a माइनस में 9, और उसके बाद में प्लस का चिन्ह, इसको 3 से गुणा और करो तो 3 2a माइनस में 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आपके उत्तर मिलेगा आपको माइनस में था ना ये, तो प्लस का बन जाएगा क्या, तो 3 2a माइनस में 9 प्लस में 4b, ये क्या आ गया, अब शेषफल आ गया। और हमें किसके बराबर दे रखा है, ये 15 के, तो इसको क्या रखना है, बराबर 15 के। ये समीकरण नंबर 1 रख लेना, थोड़ा उसका और सोल्व कर लेना। समीकरण नंबर 1 रख लेना, आपके पास a और b तो बचे हैं भाई, और a और b का ही तो मान चाहिए, दो समीकरण मिल जाए तो उसके बाद में आपको भी पता है कि मान निकल जाता है। तो हमारी स्क्रीन क्या थोड़ी छोटी पड़ जाती है, इसकी वजह से मैंने थोड़ा कम बताया, लेकिन मैंने बता दिया इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, केवल a और b का मान यहाँ से x हमें क्या करना है, गायब करना है। शेषफल दे रखा है और ये शेषफल लास्ट तक आपको निकालना है भाग देके, और ये क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। उसके ऐसे ही देखो दूसरे को भी कर लो। दूसरे को करेंगे हम 2x की स्क्वायर प्लस में 3bx प्लस में 5a, भाग किसका देना है, x माइनस 3 का। तो बताओ किससे गुणा करूं मैं, 2x से गुणा कर दूं, तो 2 से करूंगा तो 2x की स्क्वायर प्लस में 2 को माइनस 3 से गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 6x। तो ये लो माइनस माइनस 2x की स्क्वायर से 2x की स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचा हमारे पास 3bx प्लस में 6x प्लस में 5a, x कॉमन ले लो, कॉमन आ गया तो 3b प्लस में 6 प्लस में 5a, ये हो गया। अब बताओ मुझे x ही तो हटाना है ना, तो मैं किसका भाग इसमें गुणा कर दूं, 3b 6 का गुणा कर दूं ना, तो 3b 6 का क्या कर दो, गुणा। तो करोगे जैसे इसको x से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा ये वाला 3b प्लस 6 में प्लस में माइनस में आएगा ना इस बार चिन्ह, क्योंकि माइनस तो है, तो इसको गुणा करोगे तो 3 इंटू में 3b प्लस में 6 और प्लस में क्या आ जाएगा 5b। अब इसको क्या करना है ना, आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा, x वाला डिजिट यहां से भी गायब हो गया, अब इधर बचा है a और b, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो भी आएगा शेषफल 65 के बराबर हो जाएगा। समीकरण और 1 और 2 से आप तुलना कर लेना, आपके पास में a और b दोनों के मान आ जाएंगे। तो देखो ये तरीका है इसको करने का। तो 117 में उत्तर आपको मैं बता देता हूं कि उत्तर आपके कितने आएंगे, वो मैं बता देता हूं, आप मैच कर लेना। तो 117 में उत्तर कितने हो जाएंगे, 7 उत्तर इसमें आ जाएंगे, ए और बी का मान 7। देखो भाग दे के देखना है, जो भी शेषफल बचे ना उसको एक बार 15 के बराबर, और दूसरे समीकरण का जो भी शेषफल बचे उसको 65 के बराबर रख के दोनों समीकरणों की क्या करना है, तुलना, बस इतनी सी बात है। और मेरे ने बता दिया कि x का मान हमें किस प्रकार से हटाना है। थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है कि x हटता नहीं है, तो मैंने बता दिया किस प्रकार हटाना है। उसके बाद में देखो 118 नंबर क्वेश्चन में x की क्यूब प्लस 5x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का एक शून्यंक 2 है, तो अन्य शून्यंक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो शून्यंक कब ज्ञात होंगे, जब मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो रख के देख लो, इसमें x बराबर -3 रख लो, -4 रख लो, -2 रख लो, 3 रख लो, जिससे रखो जिससे 0 आ जाए तो वो इसका क्या हो जाएगा, शून्यंक हो जाएगा। तो देखो मैं रख लूँ इसमें से -3 रखूँ मैं, x बराबर -3, ये लो। तो -3 रखूंगा तो x की क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -27, प्लस में 5x की स्क्वायर, तो 5 इंटू में x बराबर क्या रखा है, -3, तो माइनस के 3 को -3 से गुणा करोगे तो प्लस के क्या आ जाएंगे 9, माइनस में 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू में -3 और माइनस इधर है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6 और माइनस का क्या आ जाएगा 24, माइनस का 27 प्लस का 45 प्लस में 6 और माइनस का 24। तो 45 और 6 कितने हो जाएंगे 51, प्लस के और माइनस के भी 27 और 24 कितने हो जाएंगे 51। तो 51 से 51 कट गया 0, तो मतलब 3 क्या इसका शून्य हो सकता है। शून्य की वही होता है जो x का आप जो भी मान रखोगे तो उससे उत्तर क्या आनी चाहिए 0, और -4 भी रख लेना, इससे दोनों के दोनों ये क्या है, इसके शून्य का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन में जो भी है जल्दी जल्दी उठा के रख दिया करो तो आपका उत्तर आ जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा और बीटा 8 और अल्फा माइनस बीटा 2 है, तो समीकरण क्या करना है, हमें हल करना है। तो देखो जब भी आपको मूल दिए हो, जब भी आपको क्या दिए हो, मूल दिए हो, तो आपको समीकरण अगर आपको ज्ञात करना है तो किस प्रकार से समीकरण आपको ज्ञात होगा ये आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो पहले तो अल्फा और बीटा को क्या कर लो, मान ज्ञात कर लो। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या है 8, अल्फा माइनस में बीटा बराबर क्या है 2, ये लो तुलना कर दो, माइनस प्लस और माइनस, अल्फा से अल्फा गया, बीटा और बीटा क्या हो गया 2 प्लस की हो गया ना, तो 2 बीटा बराबर में 8 में से 2 गए 6, तो बीटा बराबर क्या आ गया 3। तो बताओ अल्फा और बीटा जब 8 है और बीटा का मान 3 है तो अल्फा का मान कितना 5, तो अल्फा तो 5 है इसमें और बीटा कितना है 3 है। तो अब आपको ज्ञात करना है, जब भी मूल दिए हो आपको क्या करना हो, समीकरण ज्ञात करना हो, तो सूत्र होता है एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा और बीटा कितना है 8, तो 8x
प्लस में अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा तो है 3 और अल्फा है 5, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, तो एक्स की स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, और यही क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। इसके बाद में देखो हमें व्यंजक दे रखा है और हमें पूछा है कि गुणनखंड इसमें से कौन सा है। तो देखो ये क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी हम ये कहें कि हमें करके बताए जाएं और हम ये सोचें भी कि हमें कोई करके बताए, तो ये तो सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं भी आए ना, तो ऑप्शन जो दे रखे ना उनको क्या कर लो, हल करके देख लो। अगर ये समीकरण बन जाए तो बढ़िया है, उत्तर सही है अपना, और नहीं बने तो वो आपको क्या मानना है, गलत मानना है। उठा लो इसमें से कोई भी 120 में। तो देखो मैं डी वाला उठा लेता हूँ, जैसे दे रखा है इसमें 3/4x माइनस में 4/3y, ये लो, और इसमें एक बार हटाई देते हैं इसको, तो 3/4 x माइनस में 4/3 y इंटू 2/3 x प्लस में 3/2 y, 3/2 y, ये लो। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखो 12 इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। या आप एक तरीका और भी लगा सकते हो इसमें, लेकिन इसी प्रकार से कर लो। देखो 12 आ गया तो 4 तिया 9, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 3 का भाग 12 में देंगे 4, 4 चौके क्या हो जाएगा 16, तो 9x माइनस में क्या आ जाएगा 16y, ठीक है। उसके बाद में देखो हम आगे इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, या आप गुणा ही कर लो ना, सीधा ही गुणा कर लो। देखो 3/4x को 2/3x से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 3/4x को 2/3x से 2/3x से गुणा करो, फिर क्या आ जाएगा इसमें प्लस का चिन्ह, प्लस में 3/4x को गुणा कर दो 3/2y से, ये लो, ठीक है। फिर माइनस में चिन्ह है तो माइनस में 4/3y इंटू में क्या आ जाएगा 2/3x से, फिर क्या आ जाएगा प्लस, माइनस और प्लस क्या बन जाएगा माइनस में, तो 4/3y इंटू में 3/2y, ये लो, ये हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा x की स्क्वायर आ जाएगा ना, ऊपर क्या बन जाएगा x की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर बटा में 2, उसके बाद में प्लस में देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, 3 तिया 9xy बटा में कितना आ जाएगा 4 दूनी में 8, माइनस में यहाँ से काटोगे क्या नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 x, ये आ रहा ना 4 दूनी, हाँ तो 4 दूनी 8 है और 3 तिया 9, ये लो, ऊपर क्या आ जाएगा x और y दोनों, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद में हम माइनस में करेंगे 4/3 और 3/2, तो यहाँ से 2 से 2 बार कट जाएगा और 3 से 3 बार कट जाएगा, तो माइनस में y इंटू वाई 2y स्क्वायर। अब इसको देखो हल करना है, हमें समीकरण क्या दिया, x की स्क्वायर बटा 2, तो ये मिल गया हमें। अब देखो 9xy अपॉन 8 माइनस में 8xy अपॉन 9, तो दोनों को आप घटाओगे तो कितना आएगा, देखो 9 यहाँ पे बेहतर क्या आ जाएगा, इसमें एलसीएम बेहतर आ जाएगा, क्या बेहतर आ जाएगा, तो 8 निमे बेहतर, तो 9 निमे 81xy, 9 का 8 बार 8 8 64 xy, 81 में से 64 निकालोगे तो कितने बचेंगे 17, तो 17 बचे बेहतर xy, और माइनस में 2y उसके अपने पास आई रखा है, तो इस प्रकार से ये सही हो गया। अब देखो इसके बाद में करते हैं हम 121 नंबर क्वेश्चन। 121 में दिया है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1800 रुपये में खरीदता है, उन्हें बेचने पर पहले वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि, तो बताओ कुल उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। तो बताओ ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि दो वस्तुएं सेम ही रेट में खरीदे, क्या करे, दो वस्तुएं सेम रेट में अगर आप खरीद के लेके आओ और उनको सेम लाभ और सेम हानि पे आप बेच देते हो, जैसे एक को 20% लाभ पे बेचा, एक को 20% हानि पे बेचा, तो आपको कोई भी हानि और कोई भी लाभ है नहीं होगा, ये याद ही रखना है, ठीक है। एक बैग में 110 रुपए की राशि जो 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 1:2:3 हो तो बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो इजी सा क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं 122 नंबर क्वेश्चन को। तो देखो हमें दे रखा है राशि 110 है और सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है, संख्याओं का अनुपात है। तो जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया तो इसको क्या बना लो, पहले रुपए बना लो। तो देखो एक सिक्का है 2 रुपए का, तो कितने रुपए बन जाएंगे 2 रुपए, तो 2x, 2 सिक्के 1-1 रुपए के, तो इसके रुपए कितने बन जाएंगे 2, 3 सिक्के 50 पैसे के, तो इसके रुपए कितने बन जाएंगे 3/2x, ये लो, ठीक है। अब देखो जोड़ देते हैं इसको, 2x प्लस में 2x प्लस में 3/2x, ठीक है। अब देखो 50 पैसे 1 रुपए में 2 ही तो होते हैं ना, तो रुपए बन जाएंगे, तो 2 एलसीएम आ गया, 2 दूनी 4x प्लस में 4x प्लस में 3x, जोड़ दो 4 4 8 और 3 11x अपॉन में 2 बराबर किसकी है ये राशि 110 रुपए की। तो 11 से काटोगे 10 बार, तो x का मान कितना आ गया 20, x का मान कितना 20। तो हमें 50 पैसों की संख्या चाहिए, तो रुपए कितने हैं ये 3/2x, x का मान हमारे पास कितना 20, तो देखो 2 से काटोगे 10 बार कितने हो गए ये 30, ये तो 30 क्या बने रुपए बने, हमें चाहिए संख्या सिक्कों की। तो बताओ 30 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 60 होते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% समान होगा। देखो x का 8% है
बराबर है y के 4% के। ये लो 4 से काटोगे 2 बार कट जाएगा। तो बताओ 2x इंटू 2x बराबर किसके है? 2% के किसके बराबर है? y के बराबर है। तो बताओ इसमें कौन सा सही बन जाएगा? y का 10% किसके बराबर हो जाएगा? x के 20% के। दुगना ही तो है, तो y का 10 है तो x का कितना? 20 बन जाएगा। ये लो कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर में उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का होता है। ये लो 5%, 900 रुपए का साधारण ब्याज कितने साल का? 2 वर्ष का। कितने प्रतिशत की दर से? 5% की। ये लो 2 से 2 काट दो, 5 दूनी 10 और 90, कितना हो जाएगा? 90 रुपए ब्याज। यही ब्याज किसका है? 500 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से। समय पूछा है तो लो 90 रुपए ब्याज है, कितने रुपए का? 500 रुपए का। कितने ब्याज से? 3% से। पूछा क्या है? समय पूछा है, तो टी इधर आ जाएगा। ये लो 2 से 2 कट गया, 3 से काटोगे तो 30 बार और 5 से काटोगे 6 बार। कितना वर्ष? 6 वर्ष। ये हो गया आपका उत्तर। उसके बाद में देखो किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तब धनराशि कितनी होगी? धनराशि कितनी होगी ये हमसे पूछा है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न हमें दिया है, तो आपको क्या करना है? इस प्रकार के जब भी आपके पास प्रश्न आए ना, तो आपको एक तरीका अपनाना है। सूत्र याद नहीं करना, सूत्र याद करवाए जाते हैं, मैंने टॉपिक करवा भी रखे हैं, और आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो ऐसे क्वेश्चन मैं करवा भी दूंगी। सूत्र याद नहीं करने की जरूरत। 15 रुपये ब्याज है, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट पहली साल का और चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल का बराबर ही होते हैं ना। दूसरी साल का साधारण ब्याज और पहली साल का साधारण ब्याज तो बराबर होते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है वो बराबर नहीं होता। किस किस के बराबर होता है? एक तो पहली साल के ब्याज के बराबर, प्लस में पहली साल पे जो भी ब्याज लगेगा उसके बराबर होता है। ये क्या बता रहा है? 15 रुपये ज्यादा है, तो इसका मतलब है पहली साल का तो ब्याज बराबर था, और इस ब्याज का ब्याज कितना बताया इसने? 15 रुपये बताया। तो ये लो 15 रुपये ब्याज है इंटू में 100, एक ही साल का है तो साधारण ब्याज बन जाएगा। दर कितनी बताई है? 5। समय कितना? एक ही साल तो है अपने पास, तो निकाल दो। 5 दिया 15, तो कितना ब्याज है? 300 रुपये का ब्याज है, वो 15 रुपये है। तो देखो पहले साल का ब्याज कितना? 300 रुपये आ गया। 300 रुपये पर 5% की दर से ब्याज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये लो 15 रुपये। बोलो यही तो आ रहा है, ये बताई भी यही रहा। तो इसका भी पहली साल का कितना बन जाएगा? 300 रुपये। इसमें भी 300 रुपये पहली साल का, और दूसरी साल का भी 300 रुपये। तो ये उत्तर आ जाएगा अपना। ब्याज आ गया अपने पास। 2 साल का ब्याज साधारण ब्याज कितना आ गया? 600 रुपये आ गया। कितना आ गया? 300 और 300 600। दर दे रखी है 5%, समय दे रखा है 2 वर्ष। निकाल लो। तो ये लो 600 रुपये ब्याज है इंटू में 100, 5% दर है और 2 वर्ष का समय मूलधन हमें चाहिए। तो ये लो काट दो इसको। 5 से काटोगे तो 12 बार 120, और 2 से काटोगे 60 बार। कितना उत्तर आ जाएगा? 6000। ये लो उत्तर आ गया। बिल्कुल इजी सा, सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। किसी समबाहु भुज का प्रत्येक कोण 108 डिग्री है, तो उसमें भुजाओं की संख्या 180 में से क्या कर दो? 108 घटा दो। 180 में से क्या करना है? 108 आपको क्या करना है? घटा देना है। तो ये लो 180 में से 108 घटा दो, कितना बचेगा? 72। क्या चाहिए? भुजाएं। तो 360 में क्या कर दो? भाग दे दो। कितना उत्तर आ जाएगा? 5। यही क्या हो जाएंगी? भुजाओं की संख्या। दी गई आकृति में पी क्यू समांतर एस टी है, तब एक्स और वाई का मान देखो। वाई का मान तो देखो, एक ये सरल रेखा है, तो इधर 130 है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा? 50 ही तो हो जाएगा। 180 होता है टोटल, तो वाई बराबर कितना? 50। अब देखो, अब ये मैं क्या पूछा? एक्स और वाई का मान, और एक्स कहाँ पे? ये वाला, ये रहा। तो बताओ जब ये 85 है तो एक्स का मान भी कितना हो जाएगा? 85। जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। ये हो जाएगा उत्तर। उसके बाद में देखो, किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डी रेखा खींची गई है। यदि एडी बटा डीबी बराबर 2/3 है, तो एडीई और डीईसीबी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना है? इसमें होता है संगत भुजाओं का जो वर्गफूल जो होता है उनका अनुपात जो आएगा वो इसका उत्तर होता है। तो एक त्रिभुज है ये ए बी सी, और क्या खींचा इसने? डीई। ये लो क्या बताया? ए डी 2 बता रहा है, डी बी 3 बता रहा है। तो बताओ ये पूरी कितनी बन जाएगी? 5। अब बताओ इस वाले एरिया का क्षेत्रफल है और केवल इस वाले एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो ऐसे में जब भी आपको बताना हो तो क्या करना है? इसकी भुजा कितनी है? देखो इसकी भुजा 2 ही तो है, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। ठीक है। अब देखो ये पूरी तो 5 है, पूरी कितनी है? 5। ठीक है, लेकिन ये वाली जो बचेगी ये कितनी है? इसमें से क्या कर देना है? घटा देना। तो पूरी की कितनी आ जाएगी? 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। लेकिन इसमें से 4 क्या कर देना है? हमें घटा देना है, क्योंकि ये ऊपर वाले में चली जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 21। तो ये अपना क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा। कुछ चीज़ें शॉर्ट में भी कर लिया करो, ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में देखो ये दे रखा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बन जाएगा? देखो इसमें बनेगा आपके ए सी पी बी डी और पी। इसमें दे रखा है ए सी 5 है, सी पी 9 है, डी पी 7 है, और बी डी का हमें क्या बताना है? मान बताना है। तो देखो पी ए इंटू, आप सभी को पता है, इंटू पी सी बराबर होता है पी बी इंटू में क्या हो जाएगा? पी डी।
ये लो, पी ए कितना है 5 और 9 14, पी सी कितना है 9 बराबर में पी बी कितना दे रखा है, हमें नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, लेकिन पी डी दे रखा है कितना है 7, तो काट दो 7 से 2 बार, तो पी बी कितना आ गया हमारे पास में 18, हमें तो केवल बी डी चाहिए, 7 ये घटा दो तो कितना आ जाएगा 11, उत्तर हो गया। उसके बाद में देखो कि आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को समान किंतु दुगनी ऊंचाई के शंकु में परिवर्तित करने में नष्ट हुए पदार्थ का प्रतिशत ज्ञात करो। इजी सा क्वेश्चन है। देखो हमें बेलन दे रखा है और एक शंकु क्या करना है, हमें बनाना है। तो देखो इसमें क्या बन जाएगा, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है उसको जो भी आपके पास मान आए और जो आयतन आए और बेलन का आयतन आए वो हमें निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही है। अब क्या बताया इसने कि ये तो सही है, इतना ही है। ऊंचाई इसके शंकु की कितनी बताई इसने 2h बताइए, कितनी बताइए 2h, ठीक है। इसमें पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, h भी कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा h भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर बच जाएगा 1, इधर बच जाएगा माइनस में 2 भी तो है ना, तो 2/3, ये लो 3 एलसीएम आ जाएगा तो कितना बचेगा 1/3, तो पाई आर स्क्वायर h/3 ये बच गया हमारे पास अंतर इनका। जो भी बेलन का जो आयतन है उसमें से अगर ऐसा शंकु बनाएंगे दुगनी ऊंचाई का तो हमारे पास कितना आयतन जो जो चीज़ें खराब जाएगी पाई आर स्क्वायर h/3 जो चीज़ें हैं जो भी उनका जो काम है वो क्या जाएगा, बेकार में जाएगा। प्रतिशत हमें बताना है किस में से जा रहा है, बेलन के में से जा रहा है, तो ये लो पाई आर स्क्वायर h/3 खराब जा रहा है किस में से, पाई आर स्क्वायर h में से, तो पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा और इससे भी ये कट जाएगा, तो प्रतिशत में करना है तो 100 से गुणा कर दो, 1/3 इंटू में 100, उत्तर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, ये हो जाएगा उत्तर। उसके बाद में देखो एक लकड़ी के बक्से का माप 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो बक्सा बनाने में प्रयुक्त हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात हमें करना है। तो आयतन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो एक बक्सा है ऐसा, इसका क्या है 20 12 10 सेंटीमीटर, लकड़ी की मोटाई कितने 1 सेंटीमीटर, तो बताओ ये वाली जो लंबाई है इसमें, तो बताओ इधर 1 सेंटीमीटर ये थोड़ी होगी, इधर ये हो गया, तो कम कितनी होगी इसमें से बीच वाली, 2 तो कम होगी ना। आयतन तो पूछा है तो यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं ना, आयतन तो केवल ये बीच वाला आएगा, तो 2 कम हो जाएगी इसमें, तो बचेगी 18। इधर 12 है ये चौड़ी, तो इधर भी तो 1 आ जाएगी और इधर भी 1, तो 2 क्या आ जाएंगी इसमें कम हो जाएंगी, तो 10 इंटू में 8 गुणा कर लीजिए 960 सेंटीमीटर क्यूब इसका उत्तर आ जाएगा। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर बढ़ा देने पर उसका आयतन 1468 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो प्रारंभ में घन की भुजा, इजी सा क्वेश्चन है, x प्लस में 4, भुजा x थी तो x प्लस 4 कर दी का क्यूब माइनस में x की क्यूब बराबर क्या दे रखा है 1468 दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हमें क्या कर लेना है, इसको हल कर लेना है। क्या कर लेना है, हल कर लेना है। कर लोगे इतना तो x प्लस में 4 की क्यूब माइनस में x की क्यूब, या ऐसा ना कर पाओ तो आप क्या कर लो ऑप्शन से कर लो ऑप्शन से मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। तो देखो मैं मान लेता हूँ प्रारंभिक घन की भुजा 9 है, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना 729 होता है आयतन, 9 की क्यूब। अब देखो 4 बढ़ा देंगे तो 9 और 4 कितनी हो जाएगी 13, तो 13 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 2197, कितना आ जाएगा 2197। तो बताओ 2197 में से 729 घटाओगे तो अंतर कितना आता है 1468 का, तो ये बिल्कुल सही हो गया ना। एक कालीन 5 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ी है, इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर छपा हुआ बॉर्डर लगा, 225 रुपये प्रति वर्ग की मीटर की दर से छपाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, बॉर्डर की जो छपाई है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारे पास एक बक्सा है जो भी कालीन है, इसके ऐसे क्या हो रखी है, छपाई हो रखी है। तो इसका क्या करना है, हमें खर्चा ज्ञात करना है। 5 मीटर लंबा है, 1.2 मीटर चौड़ा है। तो इसमें एक चीज़ समझो आप, जब ये 30 सेंटीमीटर छपा हुआ है, क्या हुआ है 30 सेंटीमीटर जब ये छपा हुआ है, तो एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, जो 30 सेंटीमीटर ये छपा हुआ है तो ये 5 ही तो है, ये कितना है 5 ही तो है। तो अब 5 में से आपको दोनों तरफ देखो 30 सेंटीमीटर इधर और 30 सेंटीमीटर इधर, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचेगा, केवल ये कितना बचेगा, फिर केवल 4 पॉइंट कितना बचेगा 6 ही तो बचेगा ना। इधर 1.2 है तो 30 सेंटीमीटर इधर है और 30 सेंटीमीटर इधर है, तो कितना बचेगा केवल 0.6 इंटू में 0.6, इसी प्रकार से तो बच रहा है ना ये, ठीक है। अब क्या करना है, हमें गुणा करना है, इसको क्या करना है, गुणा करना है। ये तो हो जाएगा कालीन का। अब पूरे का हम बात करें, क्या करें पूरे का, देखो दोबारा से कर लेते हैं एक बार, इसको साथ में बना भी लेते हैं। ये लो 5 1.2 है, ठीक है। अब देखो इसका पूरे का हम अगर ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार आएगा, 5 इंटू में 1.2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये तो पूरे का हो गया। लेकिन इसने कहा है कि जो ये कालीन लगी हुई है इसमें ऐसे 30-30 सेंटीमीटर चारों तरफ, और इसका खर्चा हमें चाहिए, इसका हमें खर्चा चाहिए। तो माइनस में क्या कर दो, 5 में से दोनों तरफ 30-30 सेंटीमीटर चली जाएगी ना ये, तो कितनी बचेगी 4.6
इंटू में 1.2 में से दोनों तरफ से अगर 60 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 0.6। गुणा कर लो आप, गुणा कर लेना है आपको, कितना बचेगा 4.6 बचेगा या 4.4 ही बचेगा भाई 5 में से। तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2.64। 6 में से घटा दो इसको, कितने बचेंगे 3.36 बच जाएंगे। गुणा कर दो किससे 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, उत्तर कितना आ जाएगा 756। इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद में 134 है कि एक वर्त में अंकित बड़े से बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है। तो वर्त का क्षेत्रफल, तो देखो ये वाला इसमें दे रखा है, इसका जो क्षेत्रफल हमें दिया ये कितना दिया 9√3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 9√3। √3 से √3 गया, ए स्क्वायर बराबर कितना बच गया 36 और ए बराबर कितना जाएगा 6। तो भुजा कितनी आ गई इसकी 6। ये लो, अब ये मध्य बिंदु हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या है, जो परित्रिज्या है वो कितनी होती है a/√3। तो a कितना है 6, 6/√3, ये क्या आ गई वर्त की त्रिज्या आ गई। तो त्रिज्या सूत्र कितना होता है πr², उत्तर अपने आप आ जाएगा। तो पाई r कितना है 6×6 36/3 इंटू √3 को 3 से करोगे तो 3, तो 3 से काट दो 12 दिया 36, 12 पाई इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में देखो 3 पासों को एक साथ फेंकने पर उनमें आने वाली संख्याओं का योग 17 या उससे अधिक को आने की प्रायिकता क्या है। 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो इसका मतलब 6 की क्यूब कितने परिणाम होंगे 216। ये कह रहा है कि योग उन तीनों का कितना है, या तो 17 है या 17 से अधिक है। तो देखो इस प्रकार थोड़े से ही परिणाम होते हैं ऐसे, 6 तीनों पे आ जाए तो योग कितना होगा 18, बिल्कुल सही है, 17 से ज़्यादा ही है। 6 6 5 12 5 17, ठीक है 17 है। उसके बाद में 6 5 6 ये भी ठीक है 17 आ जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लें कि 5 6 6 तो भी कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो यही परिणाम इसमें हो सकते हैं, केवल 4 ही परिणाम। कितने हो सकते हैं, केवल 4 ही परिणाम ऐसे हैं जो 17 से योग अधिक है या 17 है। तो 4/216 कितना आ जाएगा 1/54, उत्तर इसका आ जाएगा। 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है तो उसके अभाज्य न होने की प्रायिकता। तो अभाज्य न होने की प्रायिकता हमसे पूछा। 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है 10 से लेकर 99 तक क्या होती है अभाज्य संख्या। टोटल कितनी हो गई है 90 होगी। 10 से लेकर 99 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 21 अभाज्य संख्याएं होती है। तो घटा दो कितनी बचेंगी 69। तो 69/90 क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा 23 या 19। ये काटोगे तो किससे कट जाएगा, ये इसको काटोगे तो 3 से कटेगा क्या, काट देना इसको, जो भी जिससे भी आप काटो 3 से काट देना, 3 दूनी 6 3 3 9 और बटा में 30, ये क्या आ जाएगा इसका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। किसी परिवार का मासिक व्यय चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 रुपये तो भोजन पर शिक्षा कितना है 25%, यात्रा कितना है 15%, तो अंतर कितना 10%। 10% का मान कितना 4000 रुपये। तो बताओ 1% का कितना आ जाएगा 400 रुपये। अब बताओ भोजन का पूछा है 25 ये 20 ये 45 और 20 ये कितने हो गए 55 और 65 और 15 ये कितने हो गए 80, कितना बचा 20। एक का मान कितना है 400, 20 का मान कितना आ जाएगा 400 इंटू में 20 कितना आ जाएगा 8000 रुपये। उसके बाद में देखो प्रेक्षण दे रखे हैं माध्यिका बहुलक तथा परास। माध्यिका कैसे निकालते हैं, इनको पहले व्यवस्थित कर लो 6 6 फिर क्या आ जाएगा 8 8 फिर आ जाएगा 9 9 और 9 फिर आ जाएगा 14। अब इनके क्या है सम संख्याएं दे रखी हैं। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करोगे आप है कि देखो 3 इधर काट दो 3 इधर काट दो, दोनों बीच वालों को जोड़ दो 17 आ गया, 2 का क्या दे दो भाग, कितना आ जाएगा 8.5। याद रख लेना माध्यिका कितनी है 8.5। परास क्या होती है अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या का अंतर। तो परास कितना हो जाएगा 8। बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ज़्यादा बार कौन आया 9, तो ये हो जाएगा बहुलक। इसका माध्य चाहिए तो माध्य तीनों का क्या चाहिए बीच का। तो 8.5 प्लस में 8 प्लस में 9 भाग 3 संख्याएं भाग दे दो, उत्तर कितना आ जाएगा 8.5, ये उत्तर हो गया। वह केंद्रीय प्रवृत्ति जो कम से कम प्रकार के त्वरण और अधिक प्रकार के त्वरण के कटान बिंदु x के नियामक द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो निर्धारित है वो किस प्रकार से किया जाएगा वो हमें बताना है। इसमें से कौन से है वो निर्धारित हम कर सकते हैं कम प्रकार के त्वरण और अधिक प्रकार के त्वरण को। तो बताओ इसमें कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा 39 में माध्यिका से। कम प्रकार के त्वरण से अधिक प्रकार के, तो माध्यिका में तो व्यवस्थित करते हैं ना, आंकड़े मैंने किए थे 6 6 फिर 8 फिर 8 फिर 9 फिर 9 14, तो कम से ज़्यादा की ओर। किन्हीं आंकड़ों के माध्यिका व माध्य का अंतर 6 है तो बहुलक व माध्य का अंतर हमें बताना है। माध्यिका और माध्य का अंतर हमें कितना दे रखा है 6 दे रखा है और हमें क्या बताना है बहुलक और माध्य का अंतर हमें बताना है। तो देखो हमें पता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस में 2 गुणा मध्य, होता है कि नहीं, होता है ना। तो अब एक बात बताओ, हमें दे रखा है कि माध्यिका व माध्य का अंतर 6 है। तो देखो मैं माध्यिका की जगह मैं क्या ले लूँ 6 माइनस माध्य ले लूँ क्या, 3 इंटू 6 माइनस में माध्य माइनस में 2 गुणा मध्य, ये लो हल निकल जाएगा आपको बहुलक बराबर।
और क्या बन जाएगा इसमें, अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास में 18 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना आप, बिल्कुल आ जाएगा। 6 तिया 18, माइनस में 3 गुणा माध्य, माइनस में 2 माध्य, 1 से 1 कट जाएगा, माध्य और बहुलक का अंतर कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। हमें दे रखा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा किस क्रम से किसका उदाहरण होती है। तो किसका उदाहरण होती है, दोनों योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण के दौरान क्या उपाय किए जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान उपाय क्या किए जाएंगे, छोटे छोटे समूह बनाए जाएंगे, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा और अधिक से अधिक अभ्यास मालाओं का उपयोग करवाया जाएगा। नैदानिक परीक्षण का तात्पर्य क्या है, नैदानिक परीक्षण का तात्पर्य अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। विद्यार्थियों के किसी परीक्षण की उत्तर पुस्तिका किसी एक परीक्षक द्वारा जांच करने पर 80 अंक और उसी परीक्षण उत्तर पुस्तिका को दूसरा परीक्षक जांच करे तो 50 अंक प्राप्त होते हैं। तो इस परीक्षा में कौन सा अवगुण विद्यमान है, तो कौन सा हो जाएगा, विषय निष्ठता। उसके बाद में देखो पारदर्शी एवं अपारदर्शी दोनों प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त सामग्री, तो उपयुक्त सामग्री होगी एपिडोस्कोप। किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाई होती है, किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाई होती है तो उसे प्रतिशत भी कठिन लगेंगे, इस प्रकार अन्य प्रकरण भी कठिन लगेंगे। इस समस्या का गणित में क्या कारण है, तो कारण क्या होगा इसमें, गणित की संचयी प्रकृति। निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है, तो बाल केंद्रित विधि लिए नहीं है, दल शिक्षण। उसके बाद में निम्न में से कौन सा पद मॉरिसन उपागम एवं हर्बर्ट उपागम दोनों में समान है, तो समान कौन सा है, प्रस्तुतिकरण। शिक्षण उपागम में उसके प्रतिपादक के संबंध में असंगत कौन सा होगा इसमें, कि हर्बर्ट उपागम विलियम हर्बर्ट ने नहीं दिया। आगमन विधि के संबंध में सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो नियमन से उदाहरण से ये उदाहरण इसमें नहीं है। तो मैंने पूरे क्वेश्चन आपको करवा दिए, मैथ साइंस के जितने भी थे 80 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में और इसके बाद वाले अब करवा दिए। सारे पेपर मैंने उपलब्ध आपको करवाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।